मैं अभय कुमार झा, रिटायर्ड डीएसपी, एक बार पुनः आपके समक्ष बीएनएसएस में जो सुधार हुआ है उसको लेकर प्रस्तुत हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अध्याय 14 जो सीआरपीसी का अध्याय 13 था उसमें क्या सुधार हुआ है उसे हम लोग देखेंगे। इस अध्याय में पूर्व में भी 13 धाराएं थी और वर्तमान में भी 13 धाराएं हैं, लेकिन कुछ धाराओं में मामूली सा परिवर्तन किया गया है। तो परिवर्तन है धारा 201 जो सीआरपीसी का धारा 181 था, जिसमें अपराध के दशा में विचारण के स्थान पर क्या प्रक्रिया है उसके संबंध में कहा गया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतवर्ष में जो न्यायालय है वो अपने क्षेत्र में घटित अपराधों का ही संज्ञान ले सकता है, लेकिन हम पुलिसकर्मी थोड़ा उससे अपरिचित रहते हैं। इस अध्याय में यह बताया गया था कि जहाँ कोई घटना घटित हुई हो उसका विचारण कर सकता है न्यायालय, साथ ही साथ जहाँ उस घटना का परिणाम निकला है वहाँ का भी न्यायालय उस घटना का विचारण कर सकता है। और कुछ दशाओं में जहाँ कंटिन्यू ऑफेंस है वहाँ पर किसी भी स्थान का न्यायालय उसका विचारण कर सकता है। इसमें जो पहला सुधार हुआ धारा 201 जो पूर्व के सीआरपीसी का धारा 181 था, उसमें मामूली सा सुधार किया गया है, जिसमें पहले आईपीसी का धारा 310 और 311 था जो ठग और ठग के द्वारा हत्या से संबंधित था। चूँकि नया बीएनएस में इस अपराध को हटा दिया गया है, इसलिए अब बीएनएसएस में भी ये सुधार कर दिया गया और उस धारा को हटा दिया गया। उसी तरह धारा 202 जो पूर्व का धारा 182 था, जो पत्र आदि के द्वारा किए गए अपराध से संबंधित था, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी जोड़ दिया गया। यानी जैसे यदि बॉम्बे से कोई पत्र चला और वो हजारीबाग पहुंचा और हजारीबाग में जब पत्र खोला गया तो विस्फोट कर गया, तो उस मामले में दोनों ही न्यायालय को यह अधिकार है, चाहे वो हजारीबाग का न्यायालय हो या जहां से चला बॉम्बे का न्यायालय हो, दोनों ही जगह के न्यायालय इस पर संज्ञान ले सकते हैं। तो इसी प्रकार इसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी जोड़ दिया गया, यानी जहां से मैसेज चला या जहां रिसीव हुआ या जहां पर वो चीटिंग का पैसा दिया या चीटिंग का कोई सामान दिया, तो सारे जगहों पर के जो न्यायालय हैं उसका विचारण कर सकते हैं। दूसरा धारा 209 में परिवर्तन हुआ जो पूर्व का सीआरपीसी का धारा 189 था, जो भारत के बाहर किए गए अपराध के बारे में साक्ष्य लेने से संबंधित है। उसमें भी संशोधन कर यह जोड़ा गया कि साक्ष्य वास्तविक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी लिया जा सकता है। इसी तरह अध्याय 15 जो पूर्व का अध्याय 14 था, जो न्यायालय द्वारा कार्यवाही शुरू करने के लिए क्या शर्त है उस शर्त से संबंधित था, इसमें भी कुछ सुधार हुआ है। इस अध्याय में पूर्व में 13 धाराएं थी, अब भी 13 धारा ये हैं, परंतु कुछ धाराओं में परिवर्तन किया गया है। जैसे धारा 210 जो पूर्व का धारा 190 था, उसमें जो परिवर्तन किया गया है वो न्यायालय के लिए है और कहा गया है कि जो मजिस्ट्रेट द्वारा परिवाद पर लिए गए संज्ञान से संबंधित है में विशेष विधि के अधीन प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति द्वारा दाखिल किए गए परिवाद को भी शामिल किया गया है। पूर्व में यह शामिल नहीं था, यानी अब विशेष विधि द्वारा प्राधिकृत किए गए व्यक्ति द्वारा दाखिल परिवाद पर भी दंडाधिकारी द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है। इसी धारा में आगे यह भी परिवर्तन किया गया है कि पहले जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में पुलिस रिपोर्ट सबमिट किया जाता था उसी पर संज्ञान लिया जाता था, अब इसमें यह जोड़ दिया गया है कि पुलिस रिपोर्ट यदि प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी सबमिट किया जाता है तो उस पर भी मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकते हैं। उसी तरह धारा 214 जो पूर्व का धारा 194 था, उसमें भी परिवर्तन किया गया है कि सेशन न्यायाधीश को हवाले किए गए मामले पर उनके द्वारा विचारण से संबंधित
जो था पूर्व में अपर सेशन न्यायाधीश के साथ साथ सहायक सेशन न्यायाधीश भी लिखा हुआ था। अब चूंकि सहायक सेशन न्यायाधीश का पद समाप्त कर दिया गया है, इसलिए इस धारा में सहायक सेशन न्यायाधीश को विलोपित कर दिया गया। आगे धारा 215 जो पूर्व का सीआरपीसी का धारा 195 है, उसमें भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है और उसमें बताया गया है कि लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेज से संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवक के विधि विरुद्ध प्राधिकार के अवमानना के अभियोजन से जो संबंधित है, उसमें धारा 209 बीएनएस जो पूर्व में 174 ए था, उसमें से अब 174 ए को हटा दिया गया और बाकी पूर्ववत ही है। यानी पूर्व में जो धाराएं लिखी हुई थी उसमें 174 ए शामिल था, यानी जिसके आदेश का अवमानना हुआ है उसके द्वारा या उससे वरीय पदाधिकारी के द्वारा जब कंप्लेन फाइल किया जाता था तभी न्यायालय संज्ञान लेता था। इसी धारा का प्रयोग कर यदि पुराने सीआरपीसी के तहत धारा 144 का कोई वायलेशन होता था तो 188 का एफआईआर तभी होता था जब एसडीओ या उनसे ऊपर के पदाधिकारी लिखित रूप से कंप्लेन करते थे। तो और सब पूर्वत है, लेकिन 174 ए जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर से संबंधित था उसको अब हटा दिया गया है। अन्य धाराएं 206 से 223 तक जो बीएनएस का है वो उसी तरह यथावत रखा हुआ है। यानी इसमें स्पष्टता प्रदान करते हुए और ये बात जोड़ दिया गया है कि संबद्ध लोक सेवक या उससे वरीय पदाधिकारी तो पहले से थे, अब इसमें यह भी बात जोड़ दिया गया है कि जिस पदाधिकारी का अवमानना हुआ है, जिसके आदेश का उल्लंघन हुआ है, उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी भी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। ये स्पष्ट किया गया है। उसी तरह धारा 218 जो पूर्व का धारा 197 है, जिसमें न्यायाधीश और लोक सेवक के अभियोजन से संबंधित है, इस धारा में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है और बताया गया है कि जो न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट एवं लोक सेवक के द्वारा पदीय कर्तव्य के दौरान किए कृत्य के अभियोजन में बिना पूर्व मंजूरी के संज्ञान पर रोक लगाता है, में लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 213 को जोड़कर इसे इस धारा से मुक्त किया गया है। यानी लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम के तहत यदि किसी सरकारी सेवक पर कार्रवाई की जाती है तो उसमें संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह इस धारा के परंतुक में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सरकारी मंजूरी के अवधि को लेकर किया गया है तथा मंजूरी देने के लिए 120 दिन की अवधि निर्धारित की गई है। यानी आपको जो सैंक्शन लेना है, यदि सैंक्शन 120 दिन के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि उनके द्वारा सैंक्शन दे दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, क्योंकि जैसा कि हम लोग देखते थे कि काफ़ी दिनों तक सैंक्शन के लिए केस पेंडिंग रह जाता था, तो अब ये 120 दिन तक निर्धारित कर दिया गया है। इसलिए सभी वरीय पदाधिकारी एवं सरकार को अब ये मैंडेटरी हो गया है कि 120 दिन के भीतर ही वो सैंक्शन दे दें, अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि वो सैंक्शन प्राप्त हो चुका है। धारा 219 जो पूर्व का धारा 198 था, विवाह के विरुद्ध अपराध से संबंधित है, उसमें भी परिवर्तन किया गया है कि इसमें कहा गया था कि अपराध से व्यथित व्यक्ति के परिवाद पर ही न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। और इस उपधारा में कुछ अपवाद का वर्णन था कि यदि कोई बालक है, विकृत चित्त है, रोगी है, अंग शैथिल्य है, रूढ़ि रीति रिवाज से बंधा हुआ है, तो उसके बिहाफ में दूसरा व्यक्ति भी कंप्लेन फाइल कर सकता है। उसी अपवाद में एक बौद्धिक रूप से दिव्यांग को भी जोड़ा गया है। यानी बौद्धिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति यदि है और वो पीड़ित है तो उसके तरफ से भी कोई दूसरा आदमी भी कंप्लेन फाइल कर सकता है। इसी तरह धारा 222 में परिवर्तन किया गया है, उसमें जो मानहानि के लिए अभियोजन से संबंधित है, इसमें भी जो अपवाद था उसमें बौद्धिक रूप से दिव्यांग को जोड़ दिया गया है। इसी तरह अध्याय 16
जो पूर्व का अध्याय सीआरपीसी में 15 था, जो मजिस्ट्रेट से परिवाद से संबंधित था, उसमें भी पूर्व में भी 4 धाराएं थी, वर्तमान में भी 4 धाराएं हैं, परंतु कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। यथा धारा 223 जो पुराना धारा 200 था, उसमें जो परिवादी की परीक्षा से संबंधित है, इस धारा में उपधारा 1 में परिवर्तन करते हुए अधिकारिता जो जुडिक्शन है मजिस्ट्रेट का, उसमें परिवर्तन किया गया है और कहा गया है कि जब किसी मजिस्ट्रेट के पास कोई परिवाद किया जाएगा तो उस मजिस्ट्रेट के अधिकारिता में वह घटना रहेगी, तभी वह संज्ञान लेकर अग्रतर कार्रवाई करेगा। यथा शपथ पर परिवादी साक्षी इत्यादि का जो परीक्षा करना है तो उसके अधिकारिता में रहेगा, तभी वो ये सब काम करेगा। दूसरा परिवर्तन यह किया गया है कि मजिस्ट्रेट द्वारा बिना अभियुक्त को सुने हुए, यानी बिना अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिए गए अपराध पर संज्ञान नहीं लिया जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। इस धारा में उपधारा 2 भी नया जोड़ा गया है, जो धारा 174(4) से संबंधित है। यानी यदि कोई परिवाद किसी लोक सेवक के विरुद्ध उसके शासकीय कृत्य या कर्तव्य के दौरान किए कृत्य से संबंधित है, तो मजिस्ट्रेट उस परिवाद पर तब तक संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि इस संबंध में संबंधित लोक सेवक को अपनी बात कहने का अवसर न दिया गया हो तथा इस लोक सेवक से, वरीय लोक सेवक से, उस घटना के तथ्य एवं परिस्थिति से संबंधित रिपोर्ट न प्राप्त कर लिया गया हो। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। आए दिन हम पुलिसकर्मियों पर कोर्ट कंप्लेन फाइल कर दिया जाता था और कोर्ट के द्वारा संज्ञान भी ले लिया जाता था। अब ये व्यवस्था नहीं होगी। अब जो ही कोर्ट में कंप्लेन फाइल होगा पुलिसकर्मियों पर या किसी भी लोक सेवक पर, और वो ऐसी घटना से संबंधित है जो उसके पदीय कर्तव्य से जुड़ा हुआ है, तो सर्वप्रथम न्यायालय के द्वारा उस व्यक्ति जो जिस पर कंप्लेन फाइल हुआ है उससे शो कॉज किया जाएगा और उसको अपना तथ्य स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा, तथा वो जिसके नियंत्रण में अभी कार्य कर रहे हैं, जैसे यदि पुलिस के वाले के विरुद्ध हुआ, जिला पुलिस के वाले के, तो वहाँ के एसपी से रिपोर्ट मांगेगा और तत्पश्चात ही न्यायालय के द्वारा निर्णय किया जाएगा कि वास्तव में इसमें संज्ञान लेना उचित है या अनुचित है। इसी तरह अध्याय 17 जो पूर्व का अध्याय 16 था, जिसमें मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई कब प्रारंभ किया जाएगा, उसमें प्रक्रिया क्या होगा, इससे संबंधित था। इसमें भी धारा 227 जो पूर्व का धारा 204 है, उसमें कहा गया है कि आदेशिका का जारी किया जाना कब होगा। इस धारा में मात्र इतना जोड़ा गया है कि आदेशिका यानी समन या वारंट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी जारी किया जा सकता है। उसी तरह धारा 229 जो पूर्व का धारा 206 था, जो छोटे अपराध के मामले में विशेष संबंध से संबंधित है, उसमें भी छोटे अपराध की परिभाषा में पहले 1000 रुपये तक का ही प्रावधान था। यानी ऐसा अपराध जिसमें 1000 रुपया जुर्माना का ही प्रावधान है, उसको छोटा अपराध माना जाता था। अब उसको बढ़ाकर 5000 रुपया कर दिया गया है। यानी ऐसा अपराध जिसमें 5000 रुपये तक जुर्माना का प्रावधान है, उसको छोटे अपराध के श्रेणी में रखा गया है। धारा 230 जो पुराना धारा 207 है, जो अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि देने से संबंधित है, में संशोधन कर मजिस्ट्रेट को यह बाध्यता दी गई है कि वो अभियुक्त के उपस्थापन या हाजिर होने के 14 दिन के भीतर निश्चित रूप से अभियुक्त एवं पीड़ित दोनों को पुलिस पेपर निःशुल्क दे देगा। पहले यह टाइम लिमिट नहीं था, जिसके कारण काफ़ी लेट होता था। अब ये न्यायालय को बाध्यता दे दिया गया है कि 14 दिन के भीतर ही वो अभियुक्त एवं पीड़ित को पुलिस पेपर निःशुल्क दे दे। साथ ही साथ इस धारा में यह भी जोड़ा गया है कि पुलिस पेपर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी दिया जा सकता है। उसी तरह धारा 231 जो पूर्व का धारा 208 है, जो पुलिस रिपोर्ट से भिन्न मामले हैं, यानी सीधे कोर्ट कंप्लेन किया है तथा सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, में अभियुक्त को कथन एवं अन्य दस्तावेज की प्रति देने से संबंधित है। उसमें भी यह जोड़ा गया है कि अभियुक्त को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी दस्तावेज दिया जा सकता है। धारा 232 जो पूर्व का धारा 209 है, जो ऐसे मामले जो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित हो या अन्यथा संस्थित हो तथा मामला
अंतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है में अब मजिस्ट्रेट को 90 दिन के भीतर, जिसे कारण लिखते हुए वो बढ़ाकर 180 दिन तक कर सकता है, सभी प्रक्रिया पूर्ण कर मामले को सेशन न्यायालय को सुपुर्द करना होगा, जिसको हम लोग न्यायालय के भाषा में कमिटमेंट कहते हैं। यानी मजिस्ट्रेट को अब ये बाध्यता हो गई कि वो सारा प्रक्रिया पूर्ण कर 90 दिनों से लेकर 180 दिनों तक मैक्सिमम जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट करके सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर देगा। यदि मजिस्ट्रेट के पास इस बीच में कोई आवेदन पीड़ित या अभियुक्त या अन्य कोई व्यक्ति द्वारा दिया गया है तो उस आवेदन को भी वो सेशन न्यायालय को भेज देगा। उसी तरह अध्याय 19 जो सीआरपीसी का अध्याय 18 था उसमें भी कुछ संशोधन किया गया है जो सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण से संबंधित है। इसमें पूर्व में भी 13 धाराएं थी, वर्तमान में भी 13 धाराएं हैं। जो परिवर्तन हुआ है तो धारा 250 जो पूर्व का धारा 227 था, इसके उपधारा 1 में संशोधन कर यह जोड़ा गया है कि सेशन न्यायालय के समक्ष जिस तिथि को वाद सुपुर्द किया गया यानी कमिटमेंट कर दिया गया है उस तिथि से 60 दिनों के भीतर ही अभियुक्त के द्वारा डिस्चार्ज के लिए आवेदन दिया जा सकता है। उसके बाद यदि अभियुक्त डिस्चार्ज के लिए आवेदन देगा तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये भी एक टाइम बार निर्धारित कर दिया गया है जिससे कि विचारण में तेजी आएगा। उसी तरह धारा 251 जो पूर्व का धारा 228 था जो चार्ज फ्रेमिंग से संबंधित है, उसमें भी कहा गया है कि सेशन न्यायाधीश को ओपनिंग एवं अन्य तथ्य से जब यह लगे कि मामला संज्ञान द्वारा विचारणीय है तो अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पर सुनवाई की पहली तारीख से 60 दिन के भीतर ही लिखित रूप से चार्ज फ्रेम करना है। तो ये भी चार्ज फ्रेमिंग का अवधि निर्धारित कर दिया है। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि चार्ज फ्रेमिंग के समय अभियुक्त शारीरिक रूप से या ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी वो उपस्थित रह सकता है। उसी तरह आगे धारा 254 जो पूर्व का धारा 231 था जो अभियोजन के लिए साक्ष्य से संबंधित है, इसमें भी संशोधन कर जोड़ा गया है कि अभियोजन साक्षी तथा लोक सेवक भी अपना साक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी यदि न्यायालय परमिशन दे तो वो दे सकता है। धारा 258 जो पूर्व का धारा 235 था जो दोष मुक्ति या दोष सिद्धि के निर्णय से संबंधित था, इसमें भी अनिल राय वर्सेस बिहार सरकार में जो सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया था उस निर्णय को ध्यान में रखते हुए इस धारा में आवश्यक परिवर्तन किया गया है तथा बताया गया है कि सेशन न्यायाधीश बहस पूर्ण होने के 30 दिन जिसे बढ़ाकर मैक्सिमम 45 दिन तक किया जा सकता है के अंदर ही निर्णय दे देगा। ये धारा भी विचारण को त्वरित गति से निष्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। धारा 260 जो पूर्व का धारा 237 था उसमें भी परिवर्तन करते हुए कहा गया है कि धारा 222 की उपधारा 2 जो सरकारी सेवक के कृत्य के लिए उसके विरुद्ध मानहानि से संबंधित मामला है में संशोधन कर यह जोड़ा गया है कि यदि अभियुक्त को उन्मोचित या दोषमुक्त किया जाता है तथा न्यायालय पाता है कि अभियोग लगाने का कोई उचित कारण नहीं था तो उसे 5,000 रुपया तक का प्रतिकर देने का आदेश दिया जा सकता है जो पहले मात्र 1,000 रुपया था। यानी किसी पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध कोई झूठा आरोप लगाकर केस करता है तो और वो झूठा पाया जाता है या न्यायालय उसको डिस्चार्ज कर देता है तब उसको 5,000 रुपया तक न्यायालय कंपनसेशन दे सकता है। इसी तरह अध्याय 20 जो पुराना सीआरपीसी का अध्याय 19 था उसमें भी कुछ परिवर्तन किया गया है। धारा 262 जो पुराना धारा 239 था जो अभियुक्त के डिस्चार्ज से संबंधित है जो पुलिस रिपोर्ट पर आधारित केस है, इसमें भी संशोधन कर कहा गया है कि अभियुक्त को धारा 230 बीएनएसएस के अधीन पुलिस पेपर देने की तारीख से 60 दिनों के भीतर ही डिस्चार्ज के लिए आवेदन देना होगा। 60 दिन के अवधि के पश्चात यदि वो आवेदन देता है तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ अभियुक्त के उपस्थिति के बारे में भी इसमें भी बताया गया है कि अभियुक्त व्यक्तिगत रूप से या ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी उपस्थित हो सकता है। आगे धारा 263
जो पूर्व का धारा 240 है जो चार्ज फ्रेमिंग से संबंधित है, इसमें भी संशोधन कर मजिस्ट्रेट को यह बाध्यता दी गई है कि तथ्यों पर विचार के पश्चात यदि वह स्वयं विचारण के लिए पर्याप्त आधार पाता है तो अभियुक्त के विरुद्ध आरोप की पहली सुनवाई की तारीख से 60 दिनों के भीतर चार्ज फ्रेमिंग करेगा। धारा 265 जो पुराना धारा 242 था, जो विचारण के क्रम में मजिस्ट्रेट द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा से संबंधित है, में भी अंत में यह जोड़ा गया है कि किसी साक्षी की परीक्षा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले अभिहित स्थान पर ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स द्वारा भी की जा सकती है। यानी जैसे अभी भी बहुत सारे जगह पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये सुविधा प्राप्त है, इसी को अब इस धारा में जोड़ दिया गया है। उसी तरह धारा 266 जो सीआरपीसी का धारा 243 था, जो विचारण के क्रम में मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिरक्षा साक्ष्य से संबंधित है, उसमें भी यह परिवर्तन करते हुए जोड़ा गया है कि किसी साक्षी की परीक्षा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले किसी स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक साधन द्वारा भी की जा सकती है। यानी ट्रायल के दरमियान राज्य सरकार द्वारा जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जहां सुविधा है, वहां से भी किसी जो साक्षी है उसका परीक्षा किया जा सकता है। उसी तरह धारा 269 जो पूर्व का धारा 246 था, उसमें पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामले में उपधारा 7 नया जोड़ा गया है, जिसके अनुसार विचारण के क्रम में अभियोजन साक्षी जिसका बयान पूर्व में लिया जा चुका है, उनमें से जिस साक्षी को अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा एवं पुनः परीक्षा के लिए बुलाना चाहता हो और अभियोजन को इस हेतु अवसर दिए जाने के बावजूद भी सभी युक्तियुक्त उपाय किए जाने के पश्चात भी यदि वह साक्षी प्रति परीक्षा के लिए नहीं आता है तो मजिस्ट्रेट कारण लिखते हुए अभियोजन साक्ष्य बंद कर देगा, तो अभिलेख पर उपलब्ध तथ्य के आधार पर ही कार्यवाही करेगा। ये भी त्वरित विचारण के लिए आवश्यक था, क्योंकि बहुत सारे साक्षी काफ़ी लंबी अवधि तक नहीं आते रहते थे। उसी तरह धारा 272 जो पुराना धारा 249 है, जिसमें परिवादी की अनुपस्थिति के संबंध में वर्णन था, इस धारा में संशोधन कर समय सीमा निर्धारित की गई है। तो कहा गया है कि यदि मामला न्यायालय में परिवाद पर संस्थित है, यानी सीधे कोर्ट कंप्लेन के आधार पर है तथा मामले की सुनवाई के लिए नियत तिथि को कंप्लेनेंट ही अनुपस्थित हो गया, तब मामला यदि कंपाउंडेबल हो या नॉन कॉग्निजेबल हो तो न्यायालय परिवादी को 30 दिन के भीतर उपस्थित होने का आदेश देते हुए आरोप विरचित किए जाने के पूर्व अभियुक्त को डिस्चार्ज कर देगा। ये भी ट्रायल को तेज करने के लिए ही परिवर्तन किया गया है। धारा 273 जो पूर्व का धारा 250 था, जो जिसमें उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर देने की व्यवस्था थी, उसमें भी यदि किसी भी मामले में यदि मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को दोषमुक्त या उन्मोचित करता है और पाता है कि अभियोग लगाने का कोई उचित कारण नहीं था, तो दंडाधिकारी उसे जुर्माना लगाने के लिए सशक्त रकम तक प्रतिकर देने का आदेश दे सकता है। इसमें उपधारा 6 नया जोड़कर यह कहा गया है कि इस प्रतिकर के आदेश के विरुद्ध अपील ऐसे करेगा मानो विचारण में दोष सिद्ध हो। यदि प्रतिकर 2000 रुपये से अधिक है तथा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास द्वारा दिया गया है तो वह अपील कर सकता है। इसी तरह अध्याय 21 जो सीआरपीसी का अध्याय 20 था, उसमें परिवर्तन किया गया है। इस अध्याय में मजिस्ट्रेट द्वारा सम्मन मामले का विचारण किस तरह किया जाता है, इससे संबंधित था। इसमें धारा 274 जो पूर्व का धारा 251 है, जो सम्मन मामले में आरोप विरचित के स्थान पर अभियुक्त को अपराध की विशिष्टियां बताने को कहता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सम्मन मामला है उसमें चार्ज फ्रेमिंग नहीं होता है, बल्कि अभियुक्त को उस अपराध की जो विशिष्टियां हैं वह बताया जाता है, और वारंट मामले में ही चार्ज फ्रेमिंग होता है। तो सम्मन मामले में अब यह संशोधन कर कहा गया है कि यदि मजिस्ट्रेट अभियोग को आधारहीन समझता है तो कारण लिखते हुए अभियुक्त को मुक्त कर देगा, जो डिस्चार्ज कहलाएगा। उसी तरह धारा 279 जो सीआरपीसी का धारा 256 था, जो परिवादी को हाजिर
न होने या उसकी मृत्यु से संबंधित है, यदि सम्मन मामले में परिवाद केस में अभियुक्त को हाजिर होने के लिए तिथि नियत कर सम्मन जारी कर दिया गया हो और नियत तिथि को परिवादी ही नहीं आए तो न्यायालय उसे हाजिर होने के लिए 30 दिन का समय देते हुए अभियुक्त को दोष मुक्त कर सकता है। इसी तरह अध्याय 22 जो पूर्व का अध्याय 21 है, जो संक्षिप्त विचारण समरी ट्रायल से संबंधित है। इस अध्याय में भी पूर्व में 6 धाराएं थी, वर्तमान में भी 6 धाराएं हैं। जो परिवर्तन हुआ है धारा 283 जो पूर्व का धारा 260 था। इस धारा में संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति किस दंडाधिकारी को था तथा किन अपराधों में था उसका वर्णन किया गया था। पहले दंडाधिकारी में सीजीएम के बाद महानगर दंडाधिकारी लिखा हुआ था, तो चूंकि महानगर दंडाधिकारी का पद समाप्त कर दिया गया इसलिए अब मात्र सीजीएम तथा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ही समरी ट्रायल का अधिकार है। उसी तरह अपराध में पहले चोरी तथा अन्य अपराध जो 2000 रुपये तक के मूल्य का था उसमें समरी ट्रायल होता था, उसको अब बदल के 20,000 रुपया कर दिया गया है। साथ ही पहले अधिकतम 2 वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराध में ही समरी ट्रायल होता था, जिसे बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। अंत में संशोधन कर यह भी जोड़ा गया है कि संक्षिप्त विचारण में दिए गए निर्णय के विरुद्ध किसी तरह का कोई अपील नहीं होगा। उसी तरह अध्याय 23 जो पूर्व का अध्याय 21A है, जो प्ली बार्गेनिंग से संबंधित है, उसमें धारा 290 जो पूर्व का धारा 265B था उसमें परिवर्तन करते हुए कहा गया है कि किसी अपराध का अभियुक्त विचारण लंबित रहने की दशा में चार्ज फ्रेमिंग की तिथि से 30 दिन की अवधि के भीतर ही प्ली बार्गेनिंग के लिए आवेदन करेगा। यह भी एक अच्छा संशोधन है जो ट्रायल को त्वरित गति प्रदान करेगा प्ली बार्गेनिंग के केस में। उसी तरह अध्याय 24 जो पूर्व का अध्याय 22 था, इस अध्याय में पूर्व में 6 धाराएं थी, वर्तमान में भी 6 धाराएं हैं। मात्र एक धारा में कुछ परिवर्तन किया गया है जो धारा 303 है, जिसमें कारागार में बंद या निरुद्ध व्यक्ति को पूर्व में एक कारागार से दूसरे कारागार में कतिपय कारण से स्थानांतरण नहीं करने हेतु आदेश देने की शक्ति सिर्फ राज्य सरकार को था, उसे अब केंद्र सरकार को भी शक्ति प्रदान कर दिया गया है। धारा अध्याय 25 जो पूर्व का अध्याय 23 है, जांच और विचारण में साक्ष्य किस तरह से लिया जाएगा उससे संबंधित है। इस अध्याय में पूर्व में 29 धाराएं थी, अब 30 धाराएं हो गई है और कुछ धाराओं में परिवर्तन भी किया गया है। धारा 308 जो पूर्व का सीआरपीसी का धारा 273 है, जो साक्ष्य का अभियुक्त के उपस्थिति में लिए जाने की बात कहता है। इस धारा में अब जोड़ दिया गया है कि अधिवक्ता के उपस्थिति में साक्ष्य यदि अभियुक्त ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी उपस्थित होकर देता है तो भी मान्य होगा। उसी तरह धारा 316 जो अभियुक्त की परीक्षा का अभिलेख से संबंधित है, इसमें भी कहा गया है कि यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है तब अभियुक्त की परीक्षा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यदि की गई है तो उस स्थिति में परीक्षण से 72 घंटा के भीतर अभिलेख पर अभियुक्त को हस्ताक्षर निश्चित रूप से करवा लिया जाएगा। धारा 330 जो पुराना धारा 294 था, जिसमें कुछ दस्तावेज का औपचारिक सबूत मांगने का आवश्यक नहीं किया गया था, इसमें संशोधन करते हुए कहा गया है कि जब न्यायालय के समक्ष किसी पक्ष के द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है और दूसरे पक्ष को उस दस्तावेज की पूर्ति के पश्चात 30 दिन के भीतर ही उस दस्तावेज के असली या नकली होने को स्वीकार या इनकार करना होगा। यदि वो 30 दिन तक नहीं करता है तो उसको जेन्युइन मान लिया जाएगा। लेकिन इसमें न्यायालय विशेष परिस्थिति में इस समय सीमा को बढ़ा भी सकता है। धारा 336 नया जोड़ा गया है, जो कतिपय मामले में लोक सेवक विशेषज्ञ पुलिस अधिकारी के साक्ष्य से संबंधित है। जब किसी लोक सेवक विशेषज्ञ या पुलिस अधिकारी द्वारा कोई दस्तावेज या रिपोर्ट तैयार किया गया हो तथा उसे जांच विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किया जाना हो, उस स्थिति में यदि ऐसा अधिकारी ट्रांसफर हो गया, रिटायर्ड हो गया, मर गया या
अनट्रेस हो गया या वो आना नहीं चाह रहा है, जानबूझकर ट्रायल को जांच को देरी करना चाह रहा है, उस स्थिति में अब न्यायालय को यह अधिकार दे दिया गया है कि न्यायालय उस दस्तावेज या रिपोर्ट को तैयार करने वाले के तत्काल बाद उस पद पर जो व्यक्ति आया है उसको बुलाकर इस संबंध में साक्ष्य ले लेगा। परंतु यह तभी संभव होगा जब उभय पक्षकार उस पर सहमत हो। यदि कोई उभय पक्षकार सहमत नहीं है तब ये व्यवस्था नहीं की जा सकती है और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के माध्यम से भी ये गवाही लिया जा सकता है। अध्याय 26 जो पूर्व का अध्याय 24 था, जो जांच तथा विचारण के बारे में उपबंध करता था, इसमें भी कुछ परिवर्तन हुआ है। धारा 343 जो पूर्व का धारा 306 था, जो सह अपराधी को क्षमादान से संबंधित है, उसमें महानगर मजिस्ट्रेट का नाम दिया गया था। जिस महानगर मजिस्ट्रेट का पद चूंकि समाप्त कर दिया गया है तो अब महानगर मजिस्ट्रेट को इसमें से हटा दिया गया है, शेष तथ्य यथावत हैं। धारा 346 जो पूर्व का धारा 309 है, जो कार्यवाही को पोस्टपोन करने या स्थगित करने की शक्ति से संबंधित है। इस धारा में बताया गया है कि प्रत्येक जांच या विचारण में यदि सभी साक्षी हाजिर हो गया हो और कार्यवाही प्रतिदिन उसको जारी रखना है, परंतु उपधारा 2 में अब परिवर्तन कर यह उल्लेख किया गया है कि यदि कोई पक्षकार उस पर स्थगन देता है कि नहीं अभी थोड़ा वक्त हमको चाहिए, तो इसमें कहा गया है कि वो स्थगन मैक्सिमम 2 बार ही दिया जा सकता है। ये भी ट्रायल को गति प्रदान करेगा। धारा 349 जो पूर्व का धारा 311 ये था, ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति से संबंधित है। इस धारा में पूर्व में अनुसंधान या कार्यवाही के क्रम में अभियुक्त या किसी व्यक्ति को नमूना हस्ताक्षर हस्तलेख देने के लिए लिखित समय एवं स्थान पर उपस्थित होने हेतु मजिस्ट्रेट के द्वारा आदेश दिया जाता था। अब इसमें नमूना हस्ताक्षर और हस्तलेख के साथ साथ फिंगरप्रिंट एवं आवाज का सैंपल देने के लिए भी जोड़ दिया गया है। यानी अब मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को या किसी संदिग्ध को फिंगरप्रिंट देने के लिए और आवाज रिकॉर्डिंग कराने के लिए भी आदेश दे सकते हैं। इस धारा में संशोधन कर यह भी अंकित किया गया है कि मजिस्ट्रेट कारण लिखते हुए यह आदेश बिना गिरफ्तार व्यक्ति को भी दे सकता है। सामान्य परिस्थिति में जो अभियुक्त है और गिरफ्तार हो गया है उसके पश्चात यह आदेश दिया जाता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में मजिस्ट्रेट को यह पावर दे दिया गया है कि यदि वो व्यक्ति गिरफ्तार नहीं भी किया गया है तभी वो आदेश मजिस्ट्रेट दे सकते हैं उस व्यक्ति को कि आप अमुक स्थान पर अमुक समय पर उपस्थित होकर अपना नमूना हस्ताक्षर, हस्तलेख या फिंगरप्रिंट या आवाज का सैंपल रिकॉर्ड करवाएं। धारा 356 भी नया जोड़ा गया है। यह ट्रायल इन एब्सेंसिया के सिद्धांत पर आधारित है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासकर भारतवर्ष के लिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतवर्ष में कई गंभीर प्रकृति के आतंकवादी कृत्य हुए जिसका अभियुक्त आज तक 25 साल 30 साल तक उपस्थित नहीं हुआ। पहले यह व्यवस्था थी कि अभियुक्त की अनुपस्थिति में सिर्फ साक्ष्य का रिकॉर्ड किया जाता था, लेकिन अब इसमें ये नया सेक्शन जोड़ के ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन बना और कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति को धारा 84 बीएनएस के तहत यदि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया गया है, यानी ये धारा 10 वर्ष या उससे अधिक के अपराध पर ही लागू है, तो अब विचारण से बचने के लिए यदि वो फरार है और उसके तत्काल गिरफ्तार होने की कोई संभावना नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को व्यक्तिगत विचारण के अधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा, यानी उसके एब्सेंट में भी ट्रायल किया जा सकता है। लेकिन न्यायालय को इसका कारण लिखते हुए न्यायहित में ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय आरोप गठन की तारीख से 90 दिनों के पश्चात ही विचारण प्रारंभ करेगा और विचारण प्रारंभ करने के पहले न्यायालय को क्या क्या कार्रवाई करना है इसका भी वर्णन इस धारा में किया गया है। तो
तो बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति पर यदि आपको उसके एब्सेंट में ट्रायल शुरू करना है, जैसे दाऊद इब्राहिम का केस था, वो आज तक नहीं गिरफ्तार हुआ, या अन्य बहुत सारे केस हैं भारत में जो आज तक 25 साल 30 साल हो गया लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हुआ और उसके एब्सेंट में ट्रायल आज भी पेंडिंग है। उस स्थिति में कहता है कि न्यायालय को कम से कम ट्रायल शुरू करने के पहले 30 दिन के अंतराल पर 2 बार गिरफ्तारी वारंट जारी करना होगा। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का जो अंतिम ज्ञात निवास स्थान है पर परिचालित राष्ट्रीय या स्थानीय दैनिक समाचार में इस आशय का सूचना छपवाना होगा कि प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर यदि वो विचारण के लिए उपस्थित नहीं होता है तो उसके अनुपस्थिति में विचारण प्रारंभ कर दिया जाएगा। साथ ही साथ ये अपराधी के रिश्तेदार या मित्र यदि कोई ज्ञात हो तो उसे भी इसका सूचना दे दिया जाएगा। साथ ही साथ फिरारी के जो एड्रेस लिखा हुआ है उसके निवास स्थान पर भी वो उस नोटिस को चिपकाया जाएगा। साथ ही साथ उसके थाना पर जो जिस क्षेत्र का वो एब्सकॉन्डर है उस थाना पर भी ये नोटिस चिपकाया जाएगा। फिरारी का यदि कोई अधिवक्ता नहीं है तो राज्य सरकार अपने व्यय पर उसको डिफेंस के लिए अधिवक्ता उपलब्ध कराएगा। यदि विचारण के क्रम में या विचारण के लिए सुपुर्दगी के दौरान फिरारी गिरफ्तार किया जाता है या उपस्थित हो जाता है तब उसके अनुपस्थिति में किए गए गवाह के बयान पर प्रतिपरीक्षा करने हेतु न्यायालय उसको अनुमति दे सकता है। लेकिन इस धारा के तहत विचारण में साक्षियों का बयान तथा परीक्षण मोबाइल द्वारा या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीन्स द्वारा भी लिया जा सकता है तथा उसका रिकॉर्डिंग ऐसी रीति से सुरक्षित रखेगा जैसा न्यायालय निर्देश दे। और फिरारी के विरुद्ध यदि उपधारा 1 के तहत यदि विचारण प्रारंभ हो जाता है और यदि वो गिरफ्तार नहीं होता है या उपस्थित नहीं होता है तो उपस्थिति या विचारण जिसमें न्याय निर्णय भी शामिल है पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी ट्रायल उसका अबाध गति से चलता रहेगा। और इस धारा के अधीन दिए गए निर्णय के विरुद्ध यानी उसके एब्सेंट में जजमेंट भी हो जाएगा, विरुद्ध तब तक अपील नहीं होगा जब तक वो एब्सकॉन्डर अपील न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं कर देता है। यदि फिरारी को दंड की सजा दी गई है तो निर्णय की तारीख से 3 वर्ष के पश्चात उसको कोई अपील का भी अधिकार नहीं रहेगा। यानी उसको सजा यदि दे दिया तो 3 वर्ष के भीतर यदि उपस्थित हो जाता है अपील न्यायालय के समक्ष तब तो वो अपील कर सकता है। लेकिन यदि 3 साल का अवधि व्यतीत हो जाता है और उसके पश्चात यदि वो गिरफ्तार होता है या सरेंडर करता है तो उसको दिया गया सजा भी भुगतना होगा। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा धारा 84 क्लॉज 1 में उल्लिखित अन्य फरारी के विरुद्ध भी इसे लागू कर सकते हैं, जैसा कि इसमें में बताया कि ये 10 वर्ष या उससे अधिक सजा वाले अपराध पर लागू है। लेकिन इसमें यह भी व्यवस्था दिया गया है कि राज्य सरकार दूसरे अपराधी पर भी जो 10 साल से कम सजा वाले हैं उसमें भी इसको लागू कर सकते हैं। उसी तरह धारा 360 जो पूर्व का धारा 321 था जो अभियोजन वापस लेने से संबंधित है, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समाहित किया गया है तथा यह संशोधन किया गया है कि कोई न्यायालय उस मामले में पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना अभियोजन वापसी का अनुमति नहीं देगा। यानी अभी हम लोग क्या देखते थे कि एक सरकार बहुत सारा केस करवाता था और दूसरा सरकार सारे केस को वापस ले लेता था, जैसे झारखंड में पत्थलगड़ी का केस हुआ था। लेकिन अब ये व्यवस्था दिया गया है कि यदि उस केस में कोई पीड़ित शामिल है तो पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना या पीड़ित को सुने बिना न्यायालय उस केस को वापस नहीं करेगा। धन्यवाद।